हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन देखा था। कोपेन ने क्लासिफाई किया था टेम्परेचर के हिसाब से ABCDE में। टेम्परेट, ट्रॉपिकल, ड्राई क्लाइमेट, स्नो फॉरेस्ट, पोलर क्लाइमेट, इस तरह से उन्होंने जो कैंडोल थे उनके क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को वेजिटेशन जोन में जो उन्होंने बांटा था उसको बेसिस मान के किया था। आज हम लोग जानेंगे कैंडोल का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन क्या था और इन्होंने किस प्रकार से वर्ल्ड को क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थॉर्नथ्रोवेट जो हैं वो अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं और कोपेन थे जर्मनी के, ठीक है। और थॉर्नथ्रोवेट ने अपना क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन 2 बार दिया है, 1931 और 1948 में। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं ये सब जोग्राफर्स, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, सॉरी। हाँ, तो इनका जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है थॉर्नथ्रोवेट का, वो एम्पिरिकल बेसिस पे है, यानी कि ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक मेथड से उन्होंने अपना क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। और जैसे कि कोपेन ने केवल थर्मल एफिशिएंसी पे बात किया था, कोपेन ने प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, ये एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कराया और बताया कि केवल टेम्परेचर ही नहीं, बल्कि मतलब केवल टेम्परेचर या बारिश ही नहीं, बल्कि रेट ऑफ इवापोरेशन, कितना वाटर इवापोरेट हो जा रहा है, वो भी सिग्निफिकेंट फैक्टर है किसी जगह के वेजिटेशन के ग्रो होने का। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि किस प्रकार से टेम्परेचर भी बेसिस है और रेट ऑफ इवापोरेशन भी बेसिस है। उसी के आधार पे उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस रेशियो और प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स। इसको समझते हैं। तो प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस रेशियो मंथली प्रेसिपिटेशन, और मंथली प्रेसिपिटेशन का मतलब मंथ में कितना बारिश हुआ, और मंथली इवापोरेशन मतलब कितना इवापोरेशन हुआ। अब इवापोरेशन को कैसे नापा जाएगा, यानी कि वाष्पोत्सर्जन, कितना इवापोरेट किया पानी, उसको भी मेज़र करने के बारे में ये बताए थे कैसे मेज़र करेंगे। और ये तो मंथली हो गया। अब इसी का जब 12 महीने के हिसाब से साल भर का किया जाएगा तो उसको कहा जाएगा इंडेक्स। तो 1 महीने का हो जाएगा इफ़ेक्टिवनेस रेशियो, और 12 महीने वाला जो प्रेसिपिटेशन इफ़ेक्टिवनेस रहेगा उसको हम इंडेक्स कहेंगे। इसमें कुछ नहीं, सिग्मा लगा दिए, आई का वैल्यू 1 से लेके 12 तक, क्योंकि 12 महीना होता है। और फिर सिंपल फार्मूला वही वाला, मंथली प्रेसिपिटेशन बाई मंथली इवापोरेशन डाल के प्रेसिपिटेशन इफ़ेक्टिवनेस निकाल दिए। इसका यूज़ वो आगे करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने क्लासिफाई किया था, इसको हम लोग आगे समझेंगे, आगे से आएंगे वापस। तो और कई सारे टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस है, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस हो गया। फिर इवेपो ट्रांसपिरेशन का एक नया चीज़ बताया उन्होंने। इवेपो ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों। इवापोरेशन फ्रॉम अ लिविंग टिश्यू को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और जब ट्रांसपिरेशन भी हो, इवापोरेशन भी हो, तब उसको इवेपो ट्रांसपिरेशन कहा उन्होंने। इसके बाद इन्होंने एक फार्मूला निकाला, और उस फार्मूला को डाल के हम लोग, जैसे इवापोरेशन कितना हो रहा है प्लांट से, वो तो हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने कुछ कैलकुलेट किया, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद एक फार्मूला बताया कि इस फार्मूला में आप डाल दीजिए तो आपको प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स या रेशियो पता चल जाएगा। तो वो फार्मूला क्या था, 11.5 ब्रैकेट में R/T-10 और सब ब्रैकेट में पावर 10/9, जिसमें R का मतलब होता है मीन मंथली रेनफॉल, जिसको इंच में मेज़र किया गया, और T का मतलब होता है मीन मंथली टेम्परेचर, जो डिग्री फ़ारेनहाइट में है। अब ये दोनों चीज़ को मेज़र किया जा सकता है, मंथली रेनफॉल को और मंथली टेम्परेचर को। तो इससे हम लोग प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस रेशियो निकाल लेंगे। और सेम फार्मूला जब 12 महीना के लिए अप्लाई हो जाएगा
तब ये इंडेक्स कहला जाएगा 11.5 R/T-10 ब्रैकेट में 10/9। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया था। तो प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स के हिसाब से उन्होंने 5 ह्यूमिड प्रोविंस में डिवाइड कर दिया था वर्ल्ड को, जिसमें था A, B, C, D और E। ए में उन्होंने रखा था वेट रीजन, जहाँ पे रेन फॉरेस्ट तरह का वेजिटेशन होगा और इसका प्रेसिपिटेशन इंडेक्स 127 से ज़्यादा होगा। बी में रखा था इन्होंने ह्यूमिड एरिया। तो जैसे मान लीजिए वर्ल्ड का कोई भी एरिया है, उसका जब हम लोग मीन मंथली रेनफॉल निकालेंगे और टेम्परेचर निकालेंगे, तब उससे हम लोग प्रेसिपिटेशन इंडेक्स निकालेंगे और उसका वैल्यू हम लोग इधर चेक करेंगे। अगर वो 127 से ज़्यादा है यानी कि वो वेट प्रोविंस में आता है और वहाँ पे रेन फॉरेस्ट मिलेगा। अगर वो 16 से 31 के बीच में आता है तो वो सब एरिड है, स्टेपी ग्रासलैंड मिलेगा। इस तरह उन्होंने डिवाइड कर दिया ABCDE में। अब टेम्परेचर के हिसाब से भी उन्होंने बांटा था। जैसा कि पहले ही बताए थे कि टेम्परेचर को भी माना था उन्होंने, और साथ में बोला था कि इवापोरेशन भी होगा यानी कि प्रेसिपिटेशन भी होगा। तो टेम्परेचर के हिसाब से भी उन्होंने बांटा था। तो इसका भी एक फॉर्मूला निकाला उन्होंने, T-32/4, जिसमें T का मतलब है मंथली टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। और जैसे ये रेशियो मंथ के लिए होता है T-32/4, इसी को 12 महीना के लिए कर देंगे तो T/E इंडेक्स आ जाएगा। तो T/E इंडेक्स यानी कि टेम्परेचर इंडेक्स के हिसाब से वर्ल्ड को उन्होंने 6 टेम्परेट प्रोविंस में डिवाइड कर दिया, जो कि दिया हुआ है ABCDE और F में। इसमें था कि जो ट्रॉपिक क्या हो गया जो टेम्परेचर इफ़ेक्टिवनेस इंडेक्स में जिसका वैल्यू 127 होगा या उससे ज़्यादा होगा, उसको इन्होंने ट्रॉपिकल रीजन माना। फिर इसी तरह से जिसका 64 से 127 होगा उसको मेसोथर्मल रीजन, यानी सब टेम्परेचर के हिसाब से इसमें डिवाइड किया हुआ है। जिसका टेम्परेचर इफ़ेक्टिवनेस इंडेक्स 0 आएगा यानी कि वो फ्रॉस्ट रीजन है। तो इस प्रकार से उन्होंने डिवाइड किया। और जैसे कोपेन ने भी सब क्लासीफाई किया था, कैपिटल लेटर्स के अलावा स्मॉल लेटर्स भी लिया था, इन्होंने भी कुछ स्मॉल लेटर्स लिए हैं। तो जैसे ह्यूमिड प्रोविंस था उसका भी सब डिवीज़न इन्होंने किया है। स्मॉल r का मतलब होगा कि रेनफॉल होगा, सारे महीने में रेनफॉल। s का मतलब वही समर ड्राई, समर में बारिश नहीं होगा। w का मतलब विंटर ड्राई और d का मतलब होगा सारे टाइम बारिश, मतलब सारे टाइम बारिश की कमी। डी का मतलब सारे टाइम बारिश की कमी। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन किया था। जैसे ये इसमें दिया हुआ है कौन सा ट्रॉपिकल रीजन में आएगा, कौन सा टेम्परेट में आएगा, कौन टैगा में आएगा। इसको उन्होंने टेम्परेचर और रेट ऑफ इवापोरेशन में यानी कि प्रेसिपिटेशन इंडेक्स में बांट दिया था। तो कोपेन ने जैसा डिवाइड किया उससे ज़्यादा क्लियर इनका डिवीज़न लगता है, क्योंकि इन्होंने टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दोनों को कंसिडर किया था। लेकिन फिर भी कोपेन का क्लासिफिकेशन ज़्यादा फेमस है, थ्रॉन्थ्रोवेट का थोड़ा कम है। जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये थ्रॉन्थ्रोवेट जो है वो अमेरिका के थे और अमेरिका का प्रभुत्व पहले से ही सब पे रहा है। लेकिन थ्योरी अच्छा हो तो कहीं का भी चल सकता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ एक एरिया जिसका प्रेसिपिटेशन इंडेक्स है 129 और वहाँ पे हर टाइम बारिश हो रहा है, तब इसको थ्रॉन्थ्रोवेट के हिसाब से क्या लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को चेक करते हैं। जैसे प्रेसिपिटेशन इंडेक्स है 129 और सब समय बारिश हो रहा है, ऑल टाइम रेनफॉल का मतलब हो गया R, और प्रेसिपिटेशन इंडेक्स में 129 का मतलब क्या होता है उसको देखते हैं। तो 127 से ज़्यादा जिसमें आएगा उसमें A है यानी कि वेट प्रोविंस, वेजिटेशन है रेन फॉरेस्ट। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा A, कैपिटल A, और स्मॉल r हो जाएगा रेनफॉल के लिए। इसी तरह का क्वेश्चन है, प्रेसिपिटेशन इंडेक्स है 68 और
किसी भी समय बारिश नहीं हो रहा है, समर डेफिसिट है, तो समर डेफिसिट का एस हो जाएगा। और प्रेसिपिटेशन इंडेक्स में देखेंगे 68 का है, उसके हिसाब से बी हो जाएगा। ठीक है। अब इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेसिपिटेशन इंडेक्स भी दिया हुआ है, टेम्परेचर इंडेक्स भी दिया हुआ है, और बोल रहा है कि 12वां महीना बारिश होता है यहाँ पे, तब कैसा आएगा? तो प्रेसिपिटेशन इंडेक्स में देखेंगे 129 मतलब ए, टेम्परेचर इंडेक्स में 130 देखेंगे तो वो भी ए आएगा और उसको ए डैश लिखेंगे, और लास्ट में 12 मंथ रेनफॉल का आर होता है तो इस हिसाब से ए डैश आर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसा कि ये इन्होंने डिवाइड किया प्रेसिपिटेशन इंडेक्स और टेम्परेचर इंडेक्स में, तो उसके हिसाब से टोटल 120 डिवीज़न हो जाता है। लेकिन इन्होंने माना कि ये जो 120 डिवीज़न है ये ज़्यादा हो जाएगा और इसमें सब इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, सब जगह नहीं दिखेगा, पर इन्होंने बोला कि 32 जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो सब जगह दिख सकता है। ठीक है। तो ये जो 120 था इसका मतलब हो गया कि प्रेसिपिटेशन इंडेक्स को भी, टेम्परेचर इंडेक्स को भी, और उसका जो सब डिवीज़न था RWS वो वाला, वो सब मिला के 120 हो सकता है। लेकिन इन्होंने भी माना कि केवल 32 ही इफ़ेक्टिव है। ठीक है। तो ये था थॉर्नथ्रोवेट का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।